बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे नीट PYQ। चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। नीट 2016 के फेज़ 2 का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 114 114 ये क्या है? टेलर कंक्लूडेड दैट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। टेलर ने प्रूव किया था। किस पे किया था ये आपको बताना है। मैंने कहा था कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो ई कोलाई में सेल्सन इंस्टॉल ने प्रूव किया था, बट टेलर ने किस पे किया था? यह किया था उन्होंने विसिया फाबा के ऊपर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कल मैंने इससे एक्सप्लेन किया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 115। The mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called ट्रांसलोकेशन। वन लिंकेज ग्रुप से होगा तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, इन्वर्जन भी नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो ये एक ये है, ये एक लिंकेज, जितने भी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप शो कर रहे हैं, ये दूसरा। अब एक क्रोमोसोम से दूसरे पे आना, ये लिंकेज ग्रुप चेंज करना है ना, तो ये क्रॉसिंग ओवर से ही हो सकता है। इसी पे ट्रांसफ़र होना तो ये ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है। ये ऐसे ये है क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 116। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या होता है? आपको पेरॉन तो पूरा हो जाता है बेटा, इसमें IOPO, फिर ये स्ट्रक्चरल जीन इतना ये हो जाता है, ये नहीं होगा। रिकॉन जो ये रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है उसको रिकॉन कहते हैं। जो म्यूटेशन की यूनिट है उसको म्यूटान कहते हैं। सिस्टॉन वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, और वही स्ट्रक्चरल जीन भी होती है, जिससे जो एक अमीनो एसिड को कोड कर, इतना पार्ट एक अमीनो एसिड को कोड करता है, RNA बनता है, प्रोटीन बनती है, ये होता है सिस्टॉन। और स्ट्रक्चरल जीन भी यही होता है। तो ये इक्विवेलेंट है दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टॉन। A true breeding plant is near homozygous and produce offspring of its own kind. नियर, हाँ होमोजाइगस होता तो भी ठीक होता है, नियर होमोजाइगस भी सही है। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, ऑलवेज रिसेसिव नहीं होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है। होमो जैसे ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, बट ये ऑलवेज होमो ये नहीं, ये गलत हो गया बेटा। वन दैट एबल टू ब्रीड इट ओन इट्स ओन, जो खुद वन दैट एबल टू ब्रीड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है खुद से। क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पोलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट से कैसे हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन? ये नहीं होगा, यही होता है। फिर ये राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 118। Which of the following RNAs act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? राइबोजाइम में कौन यूज? बैक्टीरिया में राइबोजाइम 23S RNA होता है बेटा। इसका काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यही करता है। यूकैरियोटिक में यही काम 28S RNA करता है। तो इसको बेटा राइबोजाइम बोलते हैं, क्योंकि ये RNA क्या है, एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग राइबोजाइम। क्वेश्चन नंबर 119। ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज। देखो ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है एक तरह से। राइबोजाइम एक मिनट, क्या है बेटा? राइबोजाइम इसका आंसर हो जाएगा। नॉन, देखो जितने भी प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब इसमें क्या है कि राइबोजाइम को छोड़ के राइबोजाइम RNA होता है, और इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। 119 हम लोग देख लेते हैं। 120 प्रोटीनेसिस एंजाइम,
ठीक है। 120 कलर ब्लाइंडनेस से देखो फिर एक क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरी ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। इसमें बोला कि बेटा ये जो मेल है ये कलर ब्लाइंड है, जिसके साथ मैरी कर रहा है वो अच्छा फीमेल है तो होमोजाइगस होगी, एक्स ही होगा उसमें, बट ये नॉर्मल विजन है, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव नहीं है, दोनों पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। अब ये नॉर्मल है। क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, 0 होगा, क्योंकि सन जो होंगे इसमें एक्स आता है मदर से, यहाँ से वाई आता है और वाई में कलर ब्लाइंडनेस होता नहीं है। तो सन कितने भी बनेंगे सब के सब नॉर्मल विजन के होंगे, कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो आंसर होगा 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। समझ में आया ना बेटा, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मदर से सन में ट्रांसफ़र होती है, फादर से नहीं, फादर से डॉटर में ट्रांसफ़र हो सकती है, मदर से सन में, और मदर है नॉर्मल तो सन भी नॉर्मल होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ रेट्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, जो स्मॉल साइज की आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है उसमें होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सही है। लार्ज पॉपुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था कोई प्लांट स्पीसीज है बहुत कम है और एक किसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, आइसोलेटेड है, तो वहाँ पे कोई अगर कोई हादसा हो गया, आग लग गई, तो वहाँ के सब वो पॉपुलेशन पहले से ही छोटी है, बहुत नुकसान होगा उस पॉपुलेशन को, तो इसको बोलते जेनेटिक ड्रिफ्ट के नंबर बहुत कम हो जाएंगे, हो सकता है पॉपुलेशन ख़त्म ही हो जाए। कोई छोटी घास की स्पीसीज है किसी आइसोलेटेड जगह पर है, हाथी निकले, हाथी का झुंड और उसके पैरों से घास को चल के नष्ट हो जाए, तो क्या होता है बेटा वो उसकी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पहले से छोटी पॉपुलेशन है और आइसोलेटेड है। अगर लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक जगह पे कोई नुकसान भी हो रहा है तो दूसरी जगह पर उसकी स्पीसीज रहेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 122 इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या है आपने पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा p² + 2pq + q²। तो ये होता है जैसे कैपिटल ए प्लस ये क्या होगा ए और ये क्या होगा, ये होगा, इधर लिख देता हूँ ए, ये एक बार, ये एक बार और ये 2 बार, ये p² 2pq + q²। तो क्या पूछा हेटेरोजाइगस पूछा ना, तो ये होगा 2pq आंसर होगा। ऑप्शन में बेटा q² भी दिया या pq भी दिया होगा, बट 2pq वाला सही है। मैंने क्या लिखा 2pq ये लिखा हुआ मैंने, ये सही 2pq। इधर आप बाइनोमियल थ्योरम की तरह चलता है, जैसे आपने पढ़ा ना कि a² + 2ab + q², ये उसी पे चलता है। ये इक्वली ये उसकी हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है जो कि आइडियल पॉपुलेशन पे लागू होती है। ऐसे लिख देता हूँ ये पॉपुलेशन, ऐसे एक सेकेंड मैं ऐसे लिख देता हूँ p² + 2pq + q² = 1, ये होती है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। हाँ तो बेटा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है pq 2pq होता तो सही हो जाता, q² नहीं, ये तो रिसेसिव है वाला है, ये डोमिनेंट वाला है, ये भी नहीं होगा, ये है 2pq, फोर्थ ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल
द ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। जो जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर्स में होने चाहिए, कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए, सिवा एक के, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके सारी खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, यही नहीं होना चाहिए। यही आंसर आपको फर्स्ट होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत ही है, ये हो ही नहीं सकता। बेटा जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, हर समय वो चेंज ही होता रहेगा तो फिर स्टेबल नहीं होगा, तो फिर इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचा पाएगा? उसको तो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी रहना है। अगर ऑर्गेनिज्म ना रहे तो उसका जेनेटिक मटेरियल उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, उसके डीएनए उसके ऑफस्प्रिंग्स में, फिर ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन कई जनरेशन तक चलता रहना चाहिए। तो इसलिए स्टेबल तो उसे होना ही चाहिए। और आरएनए वर्ड में आपने पढ़ा था, आरएनए पहला ही जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ थी वो, लेकिन वो स्टेबल नहीं था डीएनए जितना, इसीलिए वो आज जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नहीं तो पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए था और वही रहता। आरएनए वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक ज़माने में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता था। सेकेंड ऑप्शन, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर। हाँ, चेंजेस होने चाहिए, बस स्लो चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तब उसमें स्लो चेंजेस होते हैं। हज़ारों लाखों साल में थोड़ा सा चेंज हुआ, तब एक नई स्पीसीज़ बनी और इवोल्यूशन हुआ, तो ये ठीक है। और वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्लो चेंज, अचानक से भी होता है तो म्यूटेशन होता है, उसको बोलते हैं, म्यूटेशन भी होता है। बट स्लो चेंज कंटिन्यूसली होता है, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है उसको हम लोग कंटिन्यूस चेंज बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू कंटिन्यूस चेंज एंड दिस चेंज लीड्स टू वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू स्पेसिएशन एंड स्पेसिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो ये सही है। थर्ड, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मैंने, हाँ, जितने जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं बेटा, उनको ये खुद एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस होता भी डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम प्रोडक्ट लेकर आता है, और प्रोडक्ट जो होगा वो कैरेक्टर लेकर आएगा। जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक कैरेक्टर नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये डीएनए एक्सप्रेस होगा। तो ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिक, इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? एक डीएनए कॉपी है, एक ही रहे तो कॉपी क्या, तो ट्रांसफ़र क्या करोगे? तो इसलिए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, डीएनए सिंथेसिस अपॉन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें रेप्लिकेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं बेटा, सिवा एक के गलत है। एक वो भी कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है बेटा, ये वाला। अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 124, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच कॉल्ड द अल्फा स्ट्रैंड तो नहीं कहते हैं। एंटी स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। कोडिंग स्ट्रैंड उसके जो उसका कंप्लीट, जैसे कि ये स्ट्रैंड है, अगर ये 3' to 5' है, ये 3 लिखा मैंने, ये 5' to 3', तो डीएनए इस पे बनेगा 5' to 3', तो ये इसके लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा इसके लिए। ये जैसे होगा, ये वाला जो डीआरएनए बनेगा ये इसके जैसा होगा, सीक्वेंस बिल्कुल सेम, बट इसका कम्प्लीमेंट्री होता है। ये होता है बेटा आपका क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये सही है। आंसर ऑप्शन आपको कौन सा? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 125, बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट। ये एम्स 2016 में आया। बताओ बेटा, अब यही रह गया पूछने को कि मटर का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइपम आपको सबको पता होगा, लेकिन हाँ, इसमें ऑप्शन कुछ हिसाब से रखा है कि बच्चा चारों ऑप्शन पढ़ेगा एक बार।
पायसम से टाइप, यही ऑप्शन सही है। पाइनस तो होता नहीं है, पायरस भी नहीं होता है, पायसम लिखा है बस, सटाइवस लिखा है, तो यही ऑप्शन सही है। सबको पता ही होगा कि पायसम से टाइप होता है। बेटा नाम बॉटनिकल नेम का भी पूछ लेते हैं, गेहूँ का भी पूछा हुआ है। एक ईयर मुझे नहीं याद है, हो सकता क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, आएगा आगे, हो सकता कुछ क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा गया था। तो ऐसे मटर का और गेहूँ का इस तो पूछा तो बॉटनिकल नेम भी आप लोग याद ही रखते हैं, याद रखना। और ऑप्शन भी देता है तो ऐसे ही वो कंफ्यूजिंग वाले, तो क्लियर नाम याद होना चाहिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 126, इफ़ टू जीन्स आर situated at some distance on chromosome such that crossing over can easily occur, which of the following option will be true? अच्छा, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये जीन दूर दूर हैं, इतना दूर हैं, रुको पहले ये इरेज कर देता हूँ। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये जीन दूर दूर है, मान लो ये जीन है और ये जीन है, इतना दूर है कि क्रॉसिंग ओवर इजीली हो सके। मान लो क्रॉसिंग ओवर होता है और यहाँ से ये टूट के एक में मिल गया, तो ये वाला तो अलग अलग ही हो जाएगा, ये वाला जीन, ये वाला इसमें चला गया ना, और ये वाला तो अलग इसके साथ चला गया। तो लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर ईजिली हो सकता है, और अगर ईजिली हो सकता है तो बहुत साफ बात है बेटा, वेरिएशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, पूरा रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो न्यू कैरेक्टर भी आएंगे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं ज़रा। हाँ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम सच दैट क्रॉसिंग ओवर कैन ईजिली अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू। अच्छा, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, इजीली हो भी सकता है, तो कौन सा होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 1/3 ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1/3 ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। 1/3 क्यों, बाकी का कहाँ चला जाएगा? 1/4 ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1/3 ऑफ पेरेंटल एंड 1/4 ऑफ न्यू। होने को तो ये भी हो सकता है, बट क्रॉसिंग ओवर बराबर से होने के चांस हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ बट पॉसिबल है। 2/4 एंड 2/4 पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 2/4 न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो हाफ हाफ हो गया। 2/4 मतलब 1/2, और ये 2/4 1/2, मतलब ये 1/2 50-50%, 50-50 कर लिया इन्होंने, 50-50। हाँ ये सही है, 50-50 होगा तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांस पूरे हैं। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन आने के चांस और आधे चांस पेरेंटल के, आधे न्यू के हैं, तो 2/3। हाँ यही ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा ये। समझ गए ना बेटा? क्रॉसिंग ओवर देखो, ये हाफ हाफ, 2/4, 2/4 का मतलब क्या है? ये 1/2 लिखा हुआ है, तो 50-50% है। 27 देख लेते हैं बेटा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजिंग RNA फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजिंग RNA फॉर्म्स, हाँ क्या बनाता है? क्या बनाता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये RNA पेन ले लेता हूँ बेटा, ये RNA है, और RNA से जब DNA बनता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम की यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यूजुअली क्या होता है बेटा कि DNA से RNA बनता है, ये है RNA, DNA से RNA बनता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट ये जो RNA है, इस RNA से जब DNA बनेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें तो ये DNA बनता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं बनेगा, डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि RNA सिंगल स्टैंड होता है जिससे बनेगा। डबल स्टैंडर्ड RNA से RNA ही बनाना, तो ट्रांसक्रिप्शन किस बात का? DNA RNA दोनों ही बना लेने हैं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, हाँ है सिंगल स्टैंडर्ड RNA
ये क्या ऑप्शन है, देखो बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूजिंग आरएनए फॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो बनाएगा बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम बोलेंगे cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो वो वाला ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या है, ये है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये है बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए से आरएनए ही बनाना है, आरएनए तो था ही, वो बनाएगा क्यों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो। और डीएनए एंड आरएनए दोनों नहीं बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करके। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाँ बेटा बनाता तो सिंगल स्टैंड, लेकिन ऑप्शन में तो कोई है नहीं। कम से कम डीएनए तो है, तो ये ऑप्शन में सही मानूंगा क्योंकि डीएनए बना रहा है। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुई हो, यहाँ पर सिंगल स्टैंड आरएनए की जगह पे डीएनए हो। अगर डीएनए होगा तो सही मानेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस क्वेश्चन में डीएनए नहीं है, तो आंसर आपका यही जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि ये आरएनए है सिंगल स्टैंड बनेगा जो सिंगल ही, फिर बाद में ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के डबल स्टैंड होगा, बट बनेगा शुरुआत में तो ये कैसा सिंगल स्टैंड। वो सिंगल स्टैंड डीएनए ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, डबल स्टैंड डीएनए मानेंगे आंसर इसका। An immature stop codon leads to mutation नहीं, म्यूटेशन की वजह से ही तो इमेच्योर स्टॉप कोडॉन बनते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन, हाँ नॉनसेंस म्यूटेशन काज करेगा ये, वेरिएशन काज नहीं करेगा, इंट्रॉन नहीं बनाएगा, ज़रूरत ही नहीं है, वो तो HNRNA की चीज़ है। बेटा आप देखो ये इमेच्योर स्टॉप कोडॉन होता क्या, पहले ये समझ लो तो तुम्हारी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि वो नॉनसेंस म्यूटेशन क्यों बोलते हैं। बेटा स्टॉप कोडॉन को बोला जाता है नॉनसेंस कोडॉन, एक उसका दूसरा नाम है नॉनसेंस कोडॉन। तो जो म्यूटेशन होगा उसकी वजह से तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन होगा, एक तो ये मोटा मोटा। दूसरा थोड़ा और समझ लो कि नॉन ये स्टॉप कोडॉन तो क्या होता है, UGA ये 3 कोडॉन जो होते हैं ये होते हैं स्टॉप कोडॉन। तो इमेच्योर का मतलब ये नहीं कि इनका बेस पर UA एक जगह पे UAC हो जाएगा इसको, नहीं, वो UAA ही रहेगा, स्टॉप कोडॉन का सीक्वेंस नहीं बदलेगा। स्टॉप कोडॉन जो 3 है वही 3 रहेंगे, उन्हीं तीनों में से कोई होगा, UA हो चाहे UGA हो चाहे UAG हो, ये यही 3 रहेंगे, ये और ये। बट इनको इमेच्योर स्टॉप कोडॉन क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं। जैसे समझो क्या होता है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये एक आरएनए है, सॉरी डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, तो ये जो आरएनए बना है ये डीएनए है, और ये आरएनए बना। अब आरएनए में मतलब ये सब बेस पेयर है कोडॉन से, अब इतनी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी चाहिए थी, यहाँ पे था एक स्टॉप कोडॉन, तो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना रुक जाएगा, तो यहाँ तक तो प्रोटीन बनेगी। ठीक है बेटा, समझे ना। अब क्या होगा कि प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन में का जो यहाँ होना चाहिए था, ये स्टॉप कोडॉन यहाँ आ गया म्यूटेशन की वजह से, ये बीच में कोई पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिंग जो आरएनए जिससे सिंथेसाइज होना था, उस आरएनए के बीच में आ गया स्टॉप कोडॉन। अब ये पॉलीपेप्टाइड कितनी, जो इतनी बननी चाहिए थी वो अब इतनी बनी, फिर यहाँ से इतनी बनी, तो ये छोटी बनती है। अब ये छोटी बनती तो किसी काम की नहीं होती, बस जो पॉलीपेप्टाइड बननी चाहिए थी वो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनी, तो वो किसी काम की नहीं रही फिर, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूटेशन तो हुआ, तो नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ। ये ऐसे बेटा ये टुकड़ों में पॉलीपेप्टाइड बनती है, यहाँ पर जो स्टॉप कोडॉन था वो यहीं आ गया, ये होता है। इतना पुराना बन के इतना बनेगा, तो बेटा इसका क्या आंसर जाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट। देखो क्या होता है,
प्लाज्मा में नहीं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है। बोन मैरो में नहीं, डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे नहीं। ये ब्लड है, ये ब्लड है बेटा, ब्लड में पूरा प्लाज्मा है। ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर कुछ एंटीजन होती है, यहाँ पर हो सकती है, मान लो ये ए है, ये बी है। तो ये वाली ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये होती है एंटीजन। तो जो आरबीसी ब्लड ग्रुप ए की होगी उसके ऊपर ए एंटीजन होगा, बी होगी उसके ऊपर बी एंटीजन होगा, और जो दोनों होंगे तो ये ए बी वाला भी है और बी वाला भी है, और अगर ओ है तो उसमें कोई भी नहीं होगा। ये है आरबीसी की सरफेस पे होती है। तो इसका क्या आंसर जाएगा बेटा, ऑन आरबीसी की मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है बेटा, ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जिसमें ए बी सी डी 4 पेरेंट्स हैं, ए बी सी डी 4 पेरेंट्स हैं, और ये के एल ये 2 चिल्ड्रन हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डीएनए, अच्छा ये फिंगर प्रिंटिंग का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ पेरेंटल विवाद है थोड़ा सा कि बच्चा किसका किसका नहीं है, वो डीएनए मैच करना होगा आपको। अभी देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डीएनए फिंगरप्रिंट मैच द चिल्ड्रंस के एंड एल विद देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ए बी सी डी। के ए एल ए, के होगा ए का, हाँ लग तो रहा है, लेकिन एल का ए नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। के ए, जो के वाला है बेटा ये ए के साथ देखो मैच तो हो रहा है। जब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बाद में, पहले क्या आइसोलेशन करेंगे, फिर उसको कट करेंगे किससे, आरी से, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस से, फिर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे प्रोब से, तब मुझे मैच करना होगा। तो मैंने मैच किया, ये मुझे फाइनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन करने की सारी प्रोसेस करने के बाद फाइनल मैच करना है। तो ये के ए के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, और एल मैच हो रहा है बेटा डी के साथ, ये एल वाला मैच हो रहा है डी के साथ, तो के ए एल डी यही सही है, बिल्कुल सही है। फिर ये तो सही है आंसर है बेटा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 131, लिंकेज इज ए टेंडेंसी ऑफ एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स टू असॉर्ट टुगेदर इन। मियोसिस के अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता, माइटोसिस में होता नहीं है, असॉर्ट इन्वर्जन तो उसी में होता है, और एक्स वाई लिंकेज भी नहीं। देखो लिंकेज टेंडेंसी तो एलील ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट टुगेदर, एलील ऑफ डिफरेंट जीन ऐसा हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिंकेज ये लिंक, देखो पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ये है और ये है, ये जीन जो है मैंने बना दिए हैं ए बी सी डी, ये सब लिंक्ड है, यहाँ पर मैंने बना दिया है, इनको मैंने कर दिया 1 2 3 4 ऐसे मैंने एलील बना दी। तो ये जीन है, ये इसका एलील है, ये जीन है, तो ये आपस में ये असॉर्ट हो सकते कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकता है, ये इधर ये इधर, ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। आंसर होगा मियोसिस। व्हाट अकर इन पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो सकता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 132 है ये, देखते हैं बेटा। चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन डीएनए, बिल्कुल जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। चेंज इन सिंगल बेस पे आरएनए में नहीं, डबल बेस पेयर नहीं, चेंज डबल बेस पेयर आरएनए में नहीं, यही है। जैसे कि ये है, ये सब बेस पेयर है डीएनए का, तो सिंगल बेस पेयर, ये एक बेस है, ये दोनों ही बेस पेयर है, ये चेंज हो जाए अगर सी यहाँ पर जी है, यहाँ पे सी यहाँ पे जी, तो इस यहाँ पर हो जाए ए, तो फिर यहाँ पर वो टी हो जाएगा। तो ये सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ ना, ऐसा चेंज अगर हो जाता है तो फिर ये क्या होगा, इसको पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन बोलते हैं।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे हम आगे वाली सारी फ्रेम चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये मान लो इस नंबर का जीन चेंज हो गया, तो जो कोडान ये बनना वाला था तो ये कोडान 3 1 2 3 हो गए, फिर इधर ये चेंज हो गए तो सारे आगे के चेंज हो जाएंगे पूरे, ऐसा होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन को। पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तीनों एक ही वर्ड होते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं बेटा। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो बेटा जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है, वो भी मोस्टली सिंगल से आपका टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये होता है। और कुछ एनिमल में भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट वायरस में आरएनए होता है। तुम्हारा कोविड डिजीज़ का आज का नॉलेज जो कोरोना वायरस है, कोरोना, उसमें भी तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। रेट्रो वायरस ले लो, HIV वाला, उसमें भी तो आरएनए होता है, तो ये आरएनए होता है। तो प्लांट वायरस में तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता ही है। ठीक है बेटा। एक सेकेंड, 134। A parent having autosomal dominant disease, then what will be the probability of diseased offspring irrespective of sex of the child? Parent have autosomal dominant parent है, डिजीज़ है जिसमें, और व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ ऑफस्प्रिंग, चाहे वो डॉटर हो चाहे सन हो, बट वो डिजीज़ की होने की चांस कितनी होगी ये बताना है। तो डिजीज़ होने की चांस कितनी होगी बेटा, पेरेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर ये 75% हो जाएगी। अब पूछो कैसे, वो ऐसे क्योंकि अगर डोमिनेंट डिजीज़ है तो वो बेटा हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ये और ऑटोसोमल है तो दो मेल फीमेल का जीनोटाइप सेम होगा, सेक्स क्रोमोसोम तो डिफरेंट हो सकता था, ये मान लो मेल है ये फीमेल है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कैपिटल A कैपिटल है, कैपिटल A कैपिटल है, क्योंकि डोमिनेंट में ये भी डिजीज़ होगा, इसमें भी डिजीज़ होगी, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है दोनों, इसमें भी डिजीज़ होगी, क्योंकि ये कैपिटल A है, इसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, जो ये है डोमिनेंट, तो हेट्रोजाइगस में आएगा तब भी अपना एक्सप्रेस करेगा, यहाँ भी ये हेट्रोजाइगस में होगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये पेरेंट्स दोनों है डिजीज्ड। तो 75% 100% क्यों होगा, क्योंकि ये स्मॉल है साथ में है, ये एक देगा। जैसे देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये ए ये हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो ये कैपिटल है स्मॉल है, और ये वाला देखो कैपिटल है स्मॉल है, तो ये तीनों डिजीज्ड होंगे। अब ये जो बचा ये स्मॉल है ये वाला, इसमें डिजीज़ नहीं होगी, इसमें डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक भी कैपिटल A नहीं है। तो ये 25% अलग कर दो तो कितना बचा, ये 75 50 और 25 और 70%, तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा बेटा, 75%। बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट, देखो मैंने अभी बोल रहा था ना कि व्हीट का भी पूछा गया, ये यहाँ आ गया। ये किस ईयर में आया है बेटा, ये क्वेश्चन आया है 2016 में ही आया है, फेज़ 2 में आया है क्वेश्चन ये। बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ये क्वेश्चन आंसर होता है ट्रिटिकम एस्टिवम बॉटनिकल नेम होता है व्हीट का। ट्रिटिकम ट्रिटिकेल भी दिया हुआ है, ट्रिटिकम सटाइवम भी दिया, ट्रिटिकम ट्यूबरोसम भी दिया हुआ है, ये सब गलत है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम बेटा बहुत ही, बताओ ये ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं नीट में, बॉटनिकल नेम पूछे जा रहे, तो बेटा इसमें भी हम लोगों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हाँ ये कॉन्फिडेंट होना है कि होगा हमसे। बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप रोज़ का रोज़ बेटा प्रैक्टिस करते रहें, और कोई भी कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उनमें, या आप जो खुद पढ़ो उनमें भी, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको
उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।